हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारे शीर्षक देख चुके हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास संबंधी सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके बाद नाटक व एकांकी, उपन्यास, कहानी, इन सभी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास हम कर चुके हैं। और इस समय हमारा जो अभ्यास चल रहा है वो निबंध के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का चल रहा है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा प्रयास करते हैं कि अभ्यास के दौरान जो भी चीजें आपको याद कराई जा सकती हैं उन्हें याद कराया जाए और जो कुछ भी समझाने योग्य है उसे समझाकर तब प्रश्न को हल कराया जाए। तो अगर आप लोग पिछले सारे प्रश्न देख लेंगे तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी विषय से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं तो ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और कोई भी एग्जाम हो, कोई भी परीक्षा हो, अभ्यास के बिना उसकी जो तैयारी है वो पूर्ण नहीं होती है। तो आप यदि अभ्यास कर रहे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां आप देख सकते हैं। और वहीं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, जिससे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो अभी हमने जहां तक प्रश्न देख लिए थे उसके आगे प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आपको बताया कि निबंध चल रहा है, जो कि हमारी श्रृंखला है, उसमें इस समय निबंध के वस्तुनिष्ठ प्रश्न चल रहे हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहां से हमें देखना है, इसके जो पहले के प्रश्न हैं वो सभी हम देख चुके हैं। तो निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा, ये सही है। श्रृंखला की कड़ियां, ये महादेवी वर्मा जी का है, न कि अज्ञे का, इसलिए ये सही होगा क्योंकि ये गलत है। और इसमें यही पूछा गया है कि गलत कौन सा है, सुमेलित नहीं है। सबसे पहले तो आपको जो प्रश्न है उसे बहुत ध्यान से पढ़ना है। हमेशा सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए, आप प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए कि उसमें पूछ क्या रहा है। तो सुमेलित नहीं है पूछा गया है, इसलिए विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। अगला है नया साहित्य नए प्रश्न, नंद दुलारे वाजपेयी, बिल्कुल सही है। नया साहित्य नए प्रश्न ये नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर का है। श्रृंखला की कड़ियां अज्ञे का निबंध सुमेलित नहीं है। श्रृंखला की कड़ियां ये महादेवी वर्मा जी का निबंध है। और इसके अतिरिक्त परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा, नया साहित्य नए प्रश्न नंद दुलारे वाजपेयी और मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर। फिर अगला प्रश्न है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किसका है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का या रामविलास शर्मा का। तो यहाँ पर विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, रामचंद्र शुक्ल जी का। ये आपको पहले भी बता चुके हैं कि शुक्ल जी ने ये बात कही और वास्तव में ये बात बहुत सही है कि गद्य लिखना कठिन है और उसमें भी निबंध लिखना। तो यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध जो है वो गद्य की कसौटी है, ये बात कही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज किसने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इस चीज को तो हमने बहुत बार पढ़ा था, इसके पिछली जो क्लास थी या उसके पहले वाली में हमने इस चीज को बार बार देखा था कि निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज किसने कहा है। और क्लास के अंत तक हमने इसे 5-6 बार देखा था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश किसने माना है। तो ज्ञान राशि का संचित कोश हमें कौन दिला सकता है, महावीर। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि ये कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है। बकलम खुद, निर्मल वर्मा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कुबेरनाथ राय, सभी गलत हैं। ये आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र बिल्कुल सही है, विकल्प सी। और विकलांग श्रद्धा का दौर नागार्जुन, ये भी गलत है। बकलम खुद नामवर सिंह जी का है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र जी का बहुत बहुत प्रसिद्ध निबंध है ये। और विकलांग श्रद्धा का दौर, जैसा कि हम लोग पिछली ही क्लास में चर्चा कर रहे थे कि जो हरिशंकर परसाई जी के निबंध होते हैं वो शीर्षक से ही अलग से पहचान में आते हैं। कितना नाम ही देखिए इसका जो शीर्षक है विकलांग श्रद्धा का दौर, तो ये हरिशंकर परसाई जी का है। तो यहाँ पर विकल्प सी सही होगा, आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र।
फिर जो अगला प्रश्न है कि इनमें स्वातंत्र्योत्तर हिंदी व्यंग्यकार कौन नहीं है? रविंद्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल, नरेंद्र कोहली या बाल मुकुंद गुप्त? तो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। जो बाल मुकुंद गुप्त हैं वो स्वातंत्र्योत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है। इसके अतिरिक्त रविंद्रनाथ त्यागी और श्रीलाल शुक्ल और नरेंद्र कोहली हैं, क्योंकि बाल मुकुंद गुप्त जी जो है इनका संबंध द्विवेदी युग से है। बाल मुकुंद गुप्त जी के शिव शंभू के चिट्ठे आपने अवश्य पढ़े होंगे। यदि वे नहीं पढ़े हैं तो आपने सुना जरूर होगा। शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त जी की रचना है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत से ऐसे पाठ्यक्रम हैं जिनमें शिव शंभू के चिट्ठे लगा हुआ है। और शिव शंभू के चिट्ठे जिस पर इन्होंने लॉर्ड कर्जन को लेकर के लिखा है, ये बाल मुकुंद गुप्त जी का है। बाल मुकुंद गुप्त जी ने बहुत अच्छे व्यंग्य लिखे हैं और इनका ये जो शिव शंभू के चिट्ठे हैं जिसके लिए बहुत प्रसिद्ध हुए थे, तो ये भी एक व्यंग्य ही है। बाल मुकुंद गुप्त स्वातंत्र्योत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है, बल्कि द्विवेदी युगीन व्यंग्यकार, व्यंग्यात्मक निबंधकार है। इनका जन्म 1865 ईस्वी में हुआ था बाल मुकुंद गुप्त जी का। रविंद्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल तथा नरेंद्र कोहली ये तीनों स्वातंत्र्योत्तर व्यंग्यकार और साहित्यकार हैं। इसके बाद प्रश्न है कि शिरीष के फूल नामक रचना की विधा क्या है? ये उपन्यास है, नाटक है, काव्य है या ललित निबंध है? तो शिरीष के फूल ये ललित निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का शिरीष के फूल ललित निबंध विधा की रचना है, जिसके निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनके अन्य निबंध हैं अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, वसंत आ गया, नया वर्ष और नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। और फिर है सदाचार का ताबीज के लेखक कौन है? तो सदाचार का ताबीज ये हरिशंकर परसाई जी की रचना है। विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प है शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल और धर्मवीर भारती। सदाचार का ताबीज व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक हरिशंकर परसाई है और इनके अन्य निबंध हैं विकलांग श्रद्धा का दौर, बेईमानी की परत, तुलसीदास चंदन घिसे और प्रेमचंद के फटे जूते आदि। जैसा कि बार बार कह रहे हैं कि हरिशंकर परसाई जी के जो निबंध के शीर्षक हैं उनको अगर आप ध्यान से देखें तो उनमें ही व्यंग आपको मिल जाएगा और आप तुरंत पहचान सकते हैं कि ये जो निबंध है ये हरिशंकर परसाई जी के हैं। अब शरद जोशी जी के जो कुछ व्यंग हैं, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे शरद जोशी जी का है। जीप पर सवार इल्लियां, ये भी शरद जोशी जी का बहुत प्रसिद्ध है। श्रीलाल शुक्ल के अंगद का पांव, यहां से वहां और अगली शताब्दी का शहर, अगली शताब्दी का शहर श्रीलाल शुक्ल। क्रोध निबंध के लेखक कौन है? क्रोध निबंध ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प हैं बालकृष्ण भट्ट, रामविलास शर्मा और महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्रोध निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और शुक्ल जी के निबंधों का संकलन चिंतामणि नाम से प्रकाशित हुआ, जिसके 4 भाग हैं। इस पर भी हम लोग विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि शुक्ल जी के जो चिंतामणि प्रकाशित हुए 4 भागों में इनके सबके अलग अलग संपादक हैं। सबसे पहला जो शुक्ल जी का चिंतामणि भाग 1 आया था वो 1939 ईस्वी में आया था और जिसके संपादक स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे। उसके बाद 1945 ईस्वी में जो इनका चिंतामणि भाग 2 प्रकाशित हुआ उसका प्रकाशन विश्वनाथ प्रसाद जी ने किया था। और जो चिंतामणि भाग 3 आया उसका प्रकाशन किया है नामवर सिंह जी ने। और जो चिंतामणि भाग 4 आया है उसको ओम प्रकाश जी ने और कुसुम चतुर्वेदी जी ने मिल करके संपादन उसका किया है संयुक्त रूप से। तो ये क्रम आपको याद रखना है और उसके संपादक, ये अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, हमने इस पर विस्तार से चर्चा की है शुक्ल जी के चिंतामणि के सभी भागों पर। तो क्रोध निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और शुक्ल जी के निबंधों का संकलन चिंतामणि नाम से प्रकाशित हुआ है, जिसके 4 भाग हैं। बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि शुक्ल जी के निबंधों का संकलन किस नाम से प्रकाशित हुआ है, तो चिंतामणि। चिंतामणि भाग 1 में कुल 17 निबंध है और उन्हीं में से एक निबंध क्रोध है। बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख निबंध है आत्मगौरव, संसार महानाटकशाला, कल्पना, मेला ठेला, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए। और रामविलास शर्मा के प्रमुख निबंध है आस्था और सौंदर्य और विराम चिन्ह। विराम चिन्ह रामविलास शर्मा जी का बहुत प्रसिद्ध है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध है संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन और कालिदास की निरंकुशता। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और इनमें से असत्य पूछा गया है। पहला है मन पवन की नौका कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह है, ये सही है। मन पवन की नौका कुबेरनाथ राय का है। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है, ये भी सही है। कौन तू फुलवा बीननहारी ये विवेकी राय जी का नहीं है, ये विद्यानिवास मिश्र जी का प्रसिद्ध निबंध है, इसलिए विकल्प सी सही होगा।
चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, ये भी बिल्कुल सही है। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी के नाम से आप सभी परिचित होंगे, बहुत प्रसिद्ध नाम जिनका उसने कहा था। कहानी चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी की, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा उसने कहा था। ये सब हमने जब कहानी पढ़ी थी तब देखा था। तो यहाँ पर दिए गए कथनों में कौन तू फुलवा बीनन हारी, ये विवेकी राय का निबंध नहीं है, ये कथन असत्य है। कौन तू फुलवा बीनन हारी किसका है? विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है, और अन्य कथन सत्य है। फिर जो अगला प्रश्न है कि केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की थी? तो कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। सरदार पूर्ण सिंह जी ने केवल 6 निबंध लिखे थे, और 6 निबंध लिख करके जो उन्होंने हिंदी जगत में अपना स्थान बनाया वो अद्भुत है। अब इसमें जो अन्य विकल्प हैं वे हैं माधव प्रसाद मिश्र और प्रताप नारायण मिश्र और गोविंद नारायण मिश्र। सरदार पूर्ण सिंह ने केवल 6 निबंध लिखकर हिंदी साहित्य जगत में ख्याति अर्जित की थी। अतुलनीय इनका योगदान रहा। मात्र 6 निबंध लिख करके इन्होंने बहुत ख्याति अर्जित की थी। उनके जो 6 निबंध हैं वे हैं आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि, वॉल्ट हिटमैन। फिर अगला प्रश्न है कि साहित्येतर विषयों पर निबंधों की रचना करने वाले लेखकों में किसका नाम प्रमुखता से लिया जाता है? साहित्येतर यानी साहित्य से इतर जो विषयों पर निबंध लिखे वे कौन हैं? तो वे हैं विकल्प डी रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने साहित्येतर विषयों पर निबंध लिखे हैं। इसके अतिरिक्त रांगे राघव और राहुल सांकृत्यायन और कुबेरनाथ राय जी ने साहित्य से इतर जाकर के निबंधों की रचना नहीं की है। यहाँ पर रामवृक्ष बेनीपुरी जी के जो प्रमुख निबंध, जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनके नाम दिए गए हैं। चिता के फूल, लाल तारा, कैदी की पत्नी, गेहूं और गुलाब। कैदी की पत्नी, गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब निबंध तो ये पाठ्यक्रम में भी लगा रहता है, तो आप सब इस नाम से परिचित होंगे। गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है। कैदी की पत्नी रामवृक्ष बेनीपुरी, लाल तारा और चिता के फूल, ये सारे जो ग्रंथ हैं ये सब रामवृक्ष बेनीपुरी जी के हैं। फिर है मजदूरी और प्रेम निबंध की शैली किस प्रकार की है? विचारात्मक है, ललित और मनोरंजन प्रधान है, व्याख्यात्मक और भावात्मक है, या तार्किक है? तो मजदूरी और प्रेम जो निबंध है उसकी शैली व्याख्यात्मक और भावात्मक है। विकल्प सी सही होगा। मजदूरी और प्रेम निबंध की शैली व्याख्यात्मक और भावात्मक है। मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। अभी हमने सरदार पूर्ण सिंह जी के 6 निबंध के नाम देखे। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि, वॉल्ट हिटमैन। फिर अगला प्रश्न है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत अशोक के फूल निबंध में किस परिवेश का चित्रण है? सांस्कृतिक, राजनीतिक, स्त्री परक या वैदिक काल? तो विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो अशोक के फूल निबंध है उसमें सांस्कृतिक परिवेश का चित्रण है। विकल्प ए बिल्कुल सही है। फिर है अशोक के फूल किस प्रकार का निबंध है? वैचारिक है, प्रकृति परक है, भावात्मक है, या ललित है? तो अशोक के फूल जो निबंध है ये ललित निबंध है। विकल्प डी सही होगा। फिर अगला प्रश्न है और इसमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं, एक अंश लिया गया है निबंध से। अंश है कि पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है, पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते हाथ जला। उक्त पंक्ति के लेखक व रचना शीर्षक का उल्लेख कीजिए। राम रतन भटनागर का पाप और पुण्य, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल, सरदार पूर्ण सिंह का मजदूरी और प्रेम, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का श्रद्धा और भक्ति? तो विकल्प डी बिल्कुल सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का श्रद्धा और भक्ति। ये निबंध भी बहुत से पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, तो आपने पढ़ा होगा, और अगर आपने ध्यान से पढ़ा है निबंध तो आप तुरंत पहचान गए होंगे कि ये श्रद्धा और भक्ति का अंश है। जब हम मूल को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो इस तरह के जो प्रश्न आते हैं इन्हें हल करने में हमें कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि हमने मूल पढ़ा होता है और हम तुरंत ही पहचान जाते हैं ये जो अंश है ये श्रद्धा और भक्ति से लिया गया है। फिर अगला प्रश्न है कि भक्ति किसका नाम है? श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ये भी उसी निबंध का अंश है, उसी निबंध की पंक्ति है ये कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने श्रद्धा और भक्ति निबंध में ये पंक्ति लिखी है। विकल्प ए सही होगा। इंद्रियों से परे प्रेम भक्ति है, नहीं। आसक्ति रहित प्रेम भक्ति है, ये भी गलत है। मन का उन्मुखीकरण भक्ति है, ये भी गलत है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह कथन आचार्य शुक्ल जी का है और उन्होंने अपने निबंध श्रद्धा और भक्ति में इसका उल्लेख किया है। फिर है श्रद्धा के विषय कौन से हैं? ये शील, प्रतिभा और साधन संपत्ति,
प्रेम और शक्ति, गुण क्रिया और रागात्मिका, या प्रतिभा, प्रेम और विनय। जब आप श्रद्धा और भक्ति निबंध पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि उन्होंने श्रद्धा के 3 प्रकार बताए हैं कि श्रद्धा 3 तरह की होती है, एक शील संबंधिनी, प्रतिभा संबंधिनी और साधन संपत्ति संबंधिनी। ये निबंध में दिया गया है, तो यहाँ पर विकल्प ए सही होगा, शील, प्रतिभा और साधन संपत्ति संबंधिनी। फिर अगला प्रश्न है कि आस्था के चरण किसके निबंधों का संग्रह है? ये निर्मल वर्मा का है, रामविलास शर्मा का है, विद्यानिवास मिश्र का है या डॉक्टर नगेंद्र का है? तो विकल्प डी सही होगा। आस्था के चरण जो निबंध है ये डॉक्टर नगेंद्र का है। आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र के निबंधों का संग्रह है। इनके अन्य निबंध संग्रह है आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, विचार विश्लेषण, विचार और विवेचन, अनुसंधान और आलोचना आदि। 1915 ईस्वी में जन्मे डॉक्टर नगेंद्र जी ने आलोचना के क्षेत्र में बहुत कार्य किया है। निर्मल वर्मा के जो अन्य निबंध हैं, हर बारिश में, शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, चीड़ों पर चांदनी, ढलान से उतरते हुए, भारत और यूरोप, प्रतिश्रुति के क्षेत्र आदि। और रामविलास शर्मा के निबंध संग्रह हैं प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, भाषा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं आदि। ये सारे जो निबंध थे ये निर्मल वर्मा जी के थे। और इसके बाद रामविलास शर्मा जी के अंत में निबंध देखे हमने। अब जो अगला प्रश्न है कि निबंध को गद्य का निकष किस आलोचक ने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, या राम श्याम सुंदर दास जी ने? तो अभी हमने देखा था कि शुक्ल जी ने यह बात कही है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये बात शुक्ल जी ने कही है। तो ये जो गद्य का निकष किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। फिर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से व्यंग रचनाएं कौन सी हैं? भूलने के विरुद्ध, जीप पर सवार इल्लियां, अपनी अपनी बीमारी और निषाद बांसुरी। तो यहाँ पर विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, बी और सी, अर्थात जीप पर सवार इल्लियां और अपनी अपनी बीमारी। ये जो व्यंग रचनाएं हैं ये दोनों ही व्यंग रचनाएं हैं। तो विकल्प डी सही होगा। दिए गए निबंधों में जीप पर सवार इल्लियां शरद जोशी तथा अपनी अपनी बीमारी हरिशंकर परसाई का व्यंग्यात्मक निबंध है। भूलने के विरुद्ध ये रमेश चंद्र शाह का है। और निषाद बांसुरी कुबेरनाथ राय का निबंध है। रमेश चंद्र शाह ये चिंतन प्रधान और कुबेरनाथ राय ललित निबंधकार हैं। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है? रसात्मक बोध के विविध रूप, सौंदर्य शोध और शिवत्व बोध, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, या काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, सौंदर्य शोध और शिवत्व बोध। विकल्प बी सही है, सौंदर्य शोध और शिवत्व बोध ये शुक्ल जी द्वारा रचित नहीं है। इसके अतिरिक्त रसात्मक बोध के विविध रूप ये शुक्ल जी की रचना है। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद ये भी शुक्ल जी की है। और काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था ये भी शुक्ल जी की है। सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है, बल्कि ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा रचित है। और जबकि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध है रसात्मक बोध के विविध रूप, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था आदि। फिर अगला प्रश्न है कि प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या होगा? यहाँ पर प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले महादेवी वर्मा जी का श्रृंखला की कड़ियां आएगा, उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अशोक के फूल, और उसके बाद दिनकर जी का अर्धनारीश्वर, और उसके बाद आएगा विद्यानिवास मिश्र जी का शिरीष की याद आई। तो विकल्प सी सही है बिल्कुल। श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा जी का ये प्रकाशित हुआ 1942 ईस्वी में, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1948 ईस्वी में, और अर्धनारीश्वर दिनकर का 1952 में प्रकाशित हुआ, और शिरीष की याद आई विद्यानिवास मिश्र जी का 1995 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। बकलम खुद नामवर सिंह का है, ये अभी हम लोग देख चुके हैं पहले ही। बकलम खुद नामवर सिंह जी का है। बबूल और कैक्टस ये रामदरस मिश्र जी का निबंध है। विचार और वितर्क ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और कन्यादान ये पूर्ण सिंह जी का है। तो इसके अनुसार विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। बकलम खुद नामवर सिंह, बबूल और कैक्टस रामदरस मिश्र, विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्यादान अध्यापक पूर्ण सिंह, और आधुनिक साहित्य नंद दुलारे वाजपेयी। फिर अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम।
तो इसमें भी प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना है, लेकिन इसमें सिर्फ विद्यानिवास मिश्र जी के ही निबंध दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले तमाल के झरोखे से, ये विद्यानिवास मिश्र जी का है और ये 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। शेफाली झर रही है, ये इसके बाद फिर शिरीष की याद आई और उसके बाद रथ यात्रा, अर्थात विकल्प ए इसमें बिल्कुल सही होगा। तमाल के झरोखे से ये 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर जो क्रम में दूसरे नंबर पर है 1989 ईस्वी में शेफाली झर रही है और 1995 ईस्वी में शिरीष की याद आई और 2002 में रथ यात्रा। ये निबंध विद्यानिवास मिश्र जी के हैं। फिर अगला प्रश्न है कि हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह इनमें से कौन से हैं? तो यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी के निबंध संग्रह देखने हैं, तो आओ बैठ लें कुछ देर, ये हरिशंकर परसाई जी का नहीं है, ये श्रीलाल शुक्ल जी का है। सदाचार की ताबीज ये है हरिशंकर परसाई जी का। तुलसीदास चंदन घिसे ये भी है, और आवारा भीड़ के खतरे ये भी हरिशंकर परसाई जी का है, अर्थात दूसरा, तीसरा और चौथा ये तीनों ही हरिशंकर परसाई जी के निबंध संग्रह है। और आओ बैठ लें कुछ देर ये परसाई जी का नहीं है, ये श्रीलाल शुक्ल जी का है। तो इसके अनुसार विकल्प डी सही होगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह सदाचार की ताबीज, तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे, इनके अन्य निबंध प्रेमचंद के फटे जूते, पाखंड का अध्यात्म, ऐसा भी सोचा जाता है, तब की बात और थी, हंसते हैं रोते हैं, कहत कबीर, बेईमानी की परत आदि हैं। जबकि आओ बैठ लें कुछ देर ये श्रीलाल शुक्ल जी का निबंध संग्रह है, और इनके अन्य निबंध संग्रह यहाँ से वहां, अंगद के पांव, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं, कुछ जमीन पर कुछ हवा में, अगली शताब्दी का शहर और खबरों की जुगाली आदि हैं। फिर अगला प्रश्न है कि अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत हैं, किस निबंध से ली गई हैं? श्रद्धा भक्ति से, करुणा से, भाव या मनोविकार से या उत्साह से? तो ये जो पंक्तियां हैं कि अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है, ये भाव या मनोविकार जो निबंध है उससे ली गई हैं। यह पंक्ति भाव या मनोविकार निबंध से उद्धृत है और यह निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। इनके अन्य निबंध हैं उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, तुलसी का भक्ति मार्ग, लज्जा और ग्लानि, रसात्मक बोध के विविध रूप, क्रोध, कविता क्या है और लोक मंगल की साधनावस्था आदि। फिर अगला प्रश्न है कि नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे माना है? तो जो संस्कृति और सौंदर्य निबंध है नामवर सिंह जी का, उसमें उन्होंने जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अशोक के फूल है उसका उद्देश्य माना है आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट। तो यहाँ पर विकल्प सी सही होगा। अन्य विकल्प है प्रकृति वर्णन, संस्कृति की मिश्रता को उजागर करना और सामाजिक संस्कृति को प्रोत्साहन। नामवर सिंह के ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट को माना है। नामवर सिंह जी के निबंध हैं बकलम खुद, वाद विवाद, संवाद आदि। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो प्रमुख निबंध हैं वे हैं अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व, शिरीष का फूल और भारतीय संस्कृति की देन। फिर अगला प्रश्न है कि कुछ पंक्तियां दी गई हैं कि किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है और दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। उपर्युक्त कथन किस निबंध से उद्धृत है? तो ये जो कथन है ये कछुआ धर्म जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निबंध है वहां से लिया गया है। अन्य है प्रिया नीलकंठी, कुबेरनाथ राय, समाज और कर्तव्य पालन, गुलाब राय और ताज रघुवीर सहाय। उपर्युक्त कथन चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कछुआ धर्म निबंध से उद्धृत है। भावात्मक निबंधकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कछुआ धर्म मारे सिमोही कुठाओं शीर्षक से निबंध लिखा और कुबेरनाथ राय के महत्वपूर्ण निबंध है प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, विषाद योग, निषाद बांसुरी, कामधेनु आदि। गुलाब राय जी के महत्वपूर्ण निबंध है ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, कुछ उतले कुछ गहरे तथा रघुवीर सहाय जी का महत्वपूर्ण निबंध है ताज। ये रघुवीर सहाय जी का बहुत महत्वपूर्ण निबंध है ताज। ये आपको ऐसे याद रख सकते हैं कि ताज किसका है? रघुवीर का। ताज किसका है? रघुवीर का। अगला प्रश्न है कि एक अच्छे निबंध में कौन सी विशेषता नहीं होती है?
पहला है अपनी बात कहकर दूसरों की बात भी सुनना चाहिए। तो निबंध से इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि निबंध कोई साक्षात्कार नहीं है, इसलिए ये पहला ही सही होगा। अन्य है निबंध किसी निश्चित उद्देश्य तथा एक विषय को लेकर लिखा जाना चाहिए। सही है। निबंध के अंतिम अनुच्छेद में ऊपर कही सभी बातों का सारांश होना चाहिए, ये भी सही है। और विचारों में परस्पर तारतम्यता होनी चाहिए, ये ना लगे कि पहला वाला विचार बिल्कुल अलग था और नीचे जो बात कही गई है वो बिल्कुल अलग जा रही है। आपस में पूरा जो निबंध है उसमें तारतम्यता दिखनी चाहिए। लेकिन अपनी बात कहकर दूसरे की बात भी सुनना चाहिए। तो निबंध आप लिख रहे हैं, आप किसी का साक्षात्कार नहीं ले रहे हैं, कोई इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं कि आप अपनी बात कहेंगे फिर सामने से जवाब आएगा, इसलिए ये जो विकल्प है इसका कोई मतलब नहीं है। विकल्प ए सही होगा। अपनी बात कहकर दूसरों की बात भी सुनना चाहिए, उक्त विशेषता निबंध की नहीं है, बल्कि ये मौखिक वार्तालाप की है। जब हम किसी से मौखिक रूप से बात करते हैं, आमने सामने बैठे हैं या फोन पर बात कर रहे हैं, जब भी मौखिक वार्तालाप होता है तब ये संभव है, निबंध में ये बात संभव नहीं है। अगला जो प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निबंध का गुण है? लयात्मकता, तुकांतता, संगीतात्मकता या विचारों की स्वाधीनता। तो विकल्प डी सही होगा, विचारों की स्वाधीनता। विचारों की स्वाधीनता निबंध का प्रमुख गुण है। लयात्मकता, तुकांतता और संगीतात्मकता निबंध के नहीं है, बल्कि साहित्य के प्रमुख गुण है। निबंध लेखक के व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाली ललित गद्य रचना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन निबंध का प्रकार नहीं है? एकांकी, विचारात्मक, वर्णनात्मक या भावात्मक। तो एकांकी ये निबंध का प्रकार नहीं है, ये नाटक का प्रकार है। नाटक जो होते हैं उनमें एक प्रकार एकांकी भी होता है, जो एक दृश्य में खत्म हो जाता है, उसे एकांकी कहते हैं, एक अंक में समाप्त होने वाला। तो निबंध का इससे कोई संबंध नहीं है। विचारात्मक निबंध होते हैं, वर्णनात्मक निबंध होते हैं, भावात्मक निबंध होते हैं, एकांकी निबंध का प्रकार नहीं है। जबकि विचारात्मक, वर्णनात्मक, भावात्मक निबंध के प्रकार है। एक अंक वाले नाटकों को एकांकी कहते हैं। एकांकी दृश्य श्रव्य दोनों होता है, जबकि निबंध केवल श्रव्य ही होता है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी निबंध की विशेषता नहीं है? व्यक्तित्व का प्रकाशन, अन्विति का प्रभाव, एक सूत्रता और तुकबंदी। तो विकल्प डी सही होगा, तुकबंदी। तुकबंदी निबंध की विशेषता नहीं है, यह काव्य की विशेषता है। और अन्य विकल्प व्यक्तित्व का प्रकाशन, अन्विति का प्रभाव, एक सूत्रता निबंध की विशेषता है। भारत में निबंध साहित्य का आरंभ भारतेंदु युग से होता है और हिंदी निबंध का जनक भारतेंदु को माना जाता है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी निबंधों का जनक पंडित बालकृष्ण भट्ट को माना है। ये ध्यान रखिएगा कि वैसे सर्वसम्मति से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही हिंदी का निबंध प्रथम निबंधकार माना जाता है, लेकिन यदि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के अनुसार देखें तो उन्होंने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का निबंधकार माना है, प्रथम निबंधकार। अगला प्रश्न है कि सही विकल्प बताना है। में किसी घटना या पदार्थ का वर्णन रहता है। विवरणात्मक निबंध में, कथात्मक निबंध में, वर्णनात्मक निबंध में या भावात्मक निबंध में। तो विकल्प सी सही होगा, वर्णनात्मक निबंध में किसी घटना या पदार्थ का वर्णन रहता है। दिए गए रिक्त स्थान पर वर्णनात्मक निबंध भरा जाएगा, क्योंकि वर्णनात्मक निबंध में ही किसी घटना या पदार्थ का वर्णन रहता है, जबकि विवरणात्मक निबंध, कथात्मक निबंध और भावात्मक निबंध में किसी घटना या पदार्थ का वर्णन नहीं रहता है। फिर अगला प्रश्न है कि सही विकल्प चुनना है। सही विकल्प बताओ। में किसी विषय पर रोचक ढंग से विचारों को प्रकट किया जाता है। विवरणात्मक निबंध में, विचारात्मक निबंध में, वर्णनात्मक निबंध में या भावात्मक निबंध में। तो जो विचारात्मक निबंध होता है इसमें बहुत रोचक ढंग से प्रकट किया जाता है। रिक्त स्थान पर विचारात्मक निबंध भरा जाएगा, क्योंकि विचारात्मक निबंध में किसी विषय पर रोचक ढंग से विचारों को प्रकट किया जाता है, जबकि विवरणात्मक निबंध में लेखक दिए गए विषय को प्रस्तुत करता है। नाम से ही पता चल रहा है, जब आप विचार करके किसी विषय पर लिखेंगे तो रोचक ढंग से लिखेंगे। आप इसको बिल्कुल ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि विचार शब्द आ रहा है, और विचार करके जब हम लिखेंगे तो बिल्कुल रोचकता के साथ लिखेंगे। और जब हम किसी चीज का विवरण दे रहे हैं तो बिल्कुल उसको उसी तरह से लिख देंगे। विचारात्मक निबंध में विचार या चिंतन की प्रधानता होने के कारण
इन्हें विचारात्मक निबंध कहते हैं और भावात्मक निबंध में भावना की प्रधानता होती है, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी विचारात्मक सही होगा। फिर अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? एक आलोचक के रूप में, एक नाटककार के रूप में, एक निबंधकार के रूप में या एक व्यंग्यकार के रूप में? तो एक निबंधकार के रूप में विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। सरदार पूर्ण सिंह जी की ख्याति जो है वो एक निबंधकार के रूप में, अभी हमने देखा था कि उन्होंने 6 निबंध लिख करके जो ख्याति अर्जित की है वो अतुलनीय है। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह को एक श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में ख्याति प्राप्त है और द्विवेदी युग के निबंधकार अध्यापक पूर्ण सिंह ने केवल 6 निबंध लिखकर श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में ये प्रसिद्ध हो गए। नैतिक और सामाजिक विषयों से संबद्ध इनके निबंध हैं। आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, कन्यादान और अमेरिका का मस्त योगी, वॉल्ट हिटमैन। सुलोचना निबंध संकलन किसका है? तो सुलोचना निबंध संकलन ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट और जैनेन्द्र कुमार। सुलोचना, परिहास वंजक, दिल्ली दरबार दर्पण तथा लीलावती ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित ये निबंध संग्रह है। इसमें चिंतामणि तथा रस मीमांसा ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हैं। अभी आपको बताया था कि चिंतामणि जो है ये शुक्ल जी के निबंधों का संग्रह है जो कि 4 भागों में प्रकाशित हुआ है और इसके जो संपादक हैं वे अलग अलग हैं और इसके जो पहले अर्थात चिंतामणि भाग 1 का संपादन स्वयं शुक्ल जी ने किया था जो कि 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। साहित्य सुमन तथा भट्ट निबंधमाला भाग 1 और 2 ये बालकृष्ण भट्ट के निबंध संग्रह हैं। पूर्वोदय, मंथन, जड़ की बात, सोच विचार आदि जैनेन्द्र कुमार के निबंध संकलन है। तो ये यहाँ तक प्रश्न हो गए निबंध के। आज हम लोग इतने ही प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। इसके आगे के जो प्रश्न हैं उनका अभ्यास हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।